तो दोस्तों अभी तक हमने सेक्शन 36 तक समझ लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। अगर आपको वो सेक्शंस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर सभी सेक्शंस मिल जाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 37 के ऊपर। सेक्शन 37 क्या बोलता है? सेक्शन 37 बात करता है मेकर, ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर प्रिंसिपल्स। मतलब इसके अंदर हम पढ़ के समझते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। द मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट और चेक, ठीक है, द ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज अंटिल एक्सेप्टेंस। उसने क्या बोला कि जो मेकर है किसका, प्रॉमिसरी नोट या चेक का, या फिर जो ड्रॉअर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। मतलब अगर ए ने बी के अगेंस्ट एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और अभी उसको बी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ए, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्टर। तो इसने तीनों को इंक्लूड कर दिया, मेकर को भी, ड्रॉअर को भी और एक्सेप्टर को भी। क्या बोल रहा है कि मेकर, ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर आर इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसके हिसाब से चल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या होगा, रिस्पेक्टिवली लाइबल देयर ऑन, वो क्या होंगे, ये लाइबल होंगे देयर ऑन एज प्रिंसिपल डेटर्स। ये क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल डेटर्स कहलाएंगे। प्रिंसिपल डेटर्स मतलब कि जो मेन लाइबिलिटी है वो इनके ऊपर होगी। एंड द अदर पार्टीज देयर टू, और इनके अलावा जो पार्टीज होंगी वो क्या कहलाएंगी? श्योरिटीज कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? श्योरिटीज कहलाएंगी फॉर द मेकर, ड्रॉअर और एक्सेप्टर एज अ केस में भी। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं जो हमारे अगले सेक्शन के अंदर भी आएगा, अभी इसी तरीके का एक एग्जांपल। यहां पे मान लीजिए ए जो है वो ड्रॉअर है, बी, या ए जो है ड्रॉई है, बी जो है, सॉरी ए को ड्रॉअर ही मानते हैं, ए जो है ड्रॉअर है, बी जो है वो ड्रॉई है, ठीक है। अब ये जो ड्रॉअर है इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के क्या किया, बी से एक्सेप्ट करा लिया। फिर आगे इसने सी को इसको एंडोर्स कर दिया, ये नहीं, ये वाली चीज, ये इसने सी को एंडोर्स कर दिया। फिर सी ने आगे इसको डी को एंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए डी ने आगे ई को एंडोर्स कर दिया। तो बीच में जो पार्टीज हैं, डी है, सी है या बी है, अगर ये एक्सेप्ट हो गया था तो ए है, तो ये जितने भी लोग हैं ये क्या कहलाएंगे? बीच में श्योरिटीज कहलाएंगे। प्रिंसिपल डेटर कौन होगा? बी होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट हो गया था। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ होता तो यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ए कहलाता। तो यही चीज उसने समझाने की कोशिश करी है, सेम प्रॉमिसरी नोट के केस में और सेम चेक के केस में। और ये सभी जो है बीच में क्या है? श्योरिटीज की। अगर इसने पेमेंट नहीं करी तो ये पेमेंट करेगा, इसने पेमेंट नहीं करी तो ये पेमेंट करेगा, इसने पेमेंट नहीं करी तो ये पेमेंट करेगा। यही बात इस सेक्शन के अंदर समझाई गई है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 38 के ऊपर। सेक्शन 38 क्या बोलते हैं? प्रायर पार्टी अ प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। जो बात मैंने अभी आपको समझाई ना, सेम वही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलते हैं? एज बिटवीन द पार्टीज, एज बिटवीन द पार्टीज सो लाइबल एज श्योरिटीज, की जो भी पार्टीज कैसे लाइबल हैं? श्योरिटीज की तरह। तो जो ईच प्रायर पार्टी है इज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रे ऑल्सो लाइबल देयर ऑन एज प्रिंसिपल राइटर। तो वो भी कैसे लाइबल हो जाएगी? प्रिंसिपल डेटर की तरह, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिक्वेंट पार्टी। अब इसका एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है ए ने एक बिल ड्रॉ किया पेबल टू हिज ऑन ऑर्डर ऑन बी हु एक्सेप्ट, कि भाई इसके ही ऑर्डर के ऊपर ये पेबल होगा, ये बी के अगेंस्ट ड्रॉ करता है और बी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ए ने बी के अगेंस्ट किया, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ए आफ्टरवर्ड एंडोर्स द बिल टू सी, आगे ये सी को एंडोर्स कर देता है। सी जो है आगे क्या करता है? डी को एंडोर्स कर देता है। डी जो है वो आगे क्या करता है? ई को एंडोर्स कर देता है। एज बिटवीन ई एंड बी, तो जो ई और बी है, ये वाला बंदा, बी इज द प्रिंसिपल डेटर। तो बी क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल डेटर है। कि अंत में सबसे जो मेन लायबिलिटी है, प्राइमरी लायबिलिटी है, वो किसकी बनेगी? बी की बनेगी। भाई बी को पेमेंट करनी है यहाँ पे। afterward endorse CD as between E and B, B is the principal debtor and A, C and D are his surety। ये सब क्या है? ये तीनों ही क्या है? इसकी श्योरिटीज हैं। एज बिटवीन E एंड A, अब अगर हम E एंड A के बीच में लें, भाई इसने तो पेमेंट नहीं करी, एज बिटवीन E एंड A के बीच में लें तो यहाँ पे A इज द प्रिंसिपल डेटर। तो A क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल डेटर कहलाएगा। और C और D क्या बन जाएंगे?
श्योरिटीज बन जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि ईच प्रायर पार्टी, ये पेमेंट नहीं करेगा तो इससे पहले की जो पार्टी है वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल डेटर कहलाएगी। एंड सी डी आर दी श्योरिटीज, और सी और डी क्या है, श्योरिटीज हो जाएंगे। ऐसी बिटवीन ई और सी के बीच में अगर हम आए तो जो सी है वो क्या कहलाई जाएगी, प्रिंसिपल डेटर कहलाया जाएगा, और डी इसका श्योरिटी कहलाएगा। यही बात इसने पूरी सेक्शन के अंदर समझाई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 39 के ऊपर, जो बात करते हैं श्योरिटीशिप के ऊपर, जो कि हमने जब सेक्शन 134 सेक्शन 135 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का समझा, यहाँ पे आपकी उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो आप उन दोनों सेक्शंस को जरूर देखिएगा इस वीडियो को, इस सेक्शन को समझने से पहले। क्या बोलता है, व्हेन द होल्डर ऑफ एन एक्सेप्टेड बिल, की जो होल्डर है एक एक्सेप्टेड बिल का, एंटर्स इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द एक्सेप्टर, वो क्या करता है कि एक्सेप्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है अंडर सेक्शन 134 और 135 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है इसके किसी एक्ट की वजह से, क्रेडिटर के एक्ट की वजह से। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, आप उस सेक्शन को जरूर देखिएगा तभी आपको ये सेक्शन समझ आएगा। तो वुड डिस्चार्ज द अदर पार्टीज, तो यहाँ पे जो अदर पार्टीज थी जो बीच में, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, जो बीच में जैसे श्योरिटीज बनती हैं जितनी, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर वो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल डेटर भी डिस्चार्ज हो गया। तो अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो जो सभी श्योरिटीज थी वो भी क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। द होल्डर में एक्सप्रेसली रिवर्स इज राइट, और जो होल्डर है वो क्या कर सकता है, एक्सप्रेसली रिवर्स कर सकता है अपने राइट को, टू चार्ज द अदर पार्टीज की, जो भी बाकी पार्टीज थी उनको चार्ज करने के लिए। एंड इन सच केस दे आर नॉट डिस्चार्ज, और ऐसे केस के अंदर अगर वो ये चीज करता है तो फिर जो बीच की पार्टीज थी वो डिस्चार्ज नहीं होंगी। सेक्शन 39 इतना ही बोलता है। फिर सेक्शन 40 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर लायबिलिटी। अब एंडोर्सर की लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि एंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से कब डिस्चार्ज हो जाता है। एंडोर्सर कौन होता है, जो आगे बिल को एंडोर्स करता है। जैसे ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया, जैसे बी ने इसको एक्सेप्ट किया था, ए ने आगे इसको एंडोर्स कर दिया सी को। तो यहाँ पे बोल रहा है वेयर द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोर्सर डिस्ट्रॉयज और इम्पेयर्स द एंडोर्सर्स रेमेडी। अगर जो कौन है, एंडोर्सर है, सॉरी, अगर बिना एंडोर्सर की कंसेंट के, बिना एंडोर्सर की कंसेंट के जो होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या इंपेयर कर देता है एंडोर्सर्स रेमेडी। किसकी रेमेडी, जो एंडोर्सर की रेमेडी है अगेंस्ट द प्रायर पार्टी, उससे पहले की जो पार्टीज है उसकी जो रेमेडीज है उसके अगेंस्ट उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो एंडोर्सर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द होल्डर। तो जो भी उसकी लायबिलिटी थी होल्डर के अगेंस्ट उससे डिस्चार्ज हो जाएगा टू द सेम एक्सटेंट एज इफ द इंस्ट्रूमेंट हैड बीन पेड एट मैच्योरिटी। इसी तरीके से जैसे कि जब पेमेंट को मैच्योरिटी पे कर दिया जाता, उसी तरीके से। देखिए इलस्ट्रेशन से आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या बोलती है, ए इज द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ए कौन है, ए जो है वो होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। मेड पेबल टू द ऑर्डर ऑफ बी, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ बी पे पेबल है, विच कंटेन्स द फॉलोइंग एंडोर्समेंट, लेकिन जिसके अंदर क्या क्या इस तरीके की एंडोर्समेंट है। सबसे पहले एंडोर्समेंट किसको है, बी की एंडोर्समेंट है, ठीक है। बी ने सेकंड एंडोर्समेंट किसको की, पीटर विलियमसन को की। पीटर विलियमसन ने आगे ये कर दी राइट को, ठीक है। फिर राइट ने आगे किसको कर दी, जॉर्ज रोजेरियो को। तो इस तरीके से अगर हम चलें तो बी को आई, फिर बी ने आगे पी को कर दी, पी ने आगे किसको कर दी, डब्ल्यू को कर दी, डब्ल्यू ने आगे किसको कर दी, जे को कर दी, ठीक है जी, ये चीज हो गई। तो दिस बिल ए पुट्स इन सूट अगेंस्ट द रेजोरियो। अच्छा अब ये क्या करता है, जॉन रेजोरियो के अगेंस्ट जो है ए जो है इसका एक केस है, ठीक है। एंड स्ट्राइक आउट विदाउट जॉन रेजोरोज कंसेंट, और वो क्या करता है, ये जो ए है जब इसके अगेंस्ट सूट चल रहा है, बिना इसकी कंसेंट के जो एंडोर्समेंट थी किसकी, पी की और डब्ल्यू की, उनको स्ट्राइक आउट कर देता है। इन दोनों की जो एंडोर्समेंट थी इनको, इनका नाम ये बीच में से इंस्ट्रूमेंट में से हटा देता है, जिनके थ्रू इसके पास ये इंस्ट्रूमेंट पहुंचा था, जे के पास। कंसर्न द एंडोर्समेंट बाय पीटर विलियमसन एंड राइट इन कंपनी, उन दोनों की हटा दी। ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम जॉन रेजोरियो। तो यहाँ पे अब जो ए था वो जे से, मतलब जॉन रेजोरियो से कुछ भी एंटाइटल्ड नहीं होगा रिकवर करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसने बिना उसकी कंसेंट के बीच में जो पार्टीज थी, एंडोर्समेंट थी, उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। यही चीज उसने सेक्शन में भी समझाई है कि अगर बिना उसकी कंसेंट के ऐसा किया जाएगा तो जो एंडोर्समेंट जिसको हुई थी अब उसकी सभी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी।
यही बात यहाँ पे बोली गई है। आई होप आपको ये समझ आई हो। नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं सेक्शन 41 के ऊपर। एक्सेप्टर बाउंड ऑल दो एंडोर्समेंट फोर्ज्ड, की मान लीजिए ए ने बी को एक ए ने ड्रॉ किया, बी ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया। लेकिन अब ये जो जो यहाँ पे अब मान लीजिए अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब ए ने आगे ये सी को एंडोर्समेंट कर दी फोर्ज तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये जो बी है अभी भी जो है उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, चाहे ये जो एंडोर्समेंट थी वो फॉर्ज हुई थी। क्यों, अब ये बता रहा है। क्या बोलता है कि एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी एंडोर्स इज नॉट रिवाइव फ्रॉम लायबिलिटी, वो रिलीव्ड नहीं होगा लायबिलिटी से, बाय रीजन दैट सच एंडोर्समेंट इज फोर्ज्ड इफ ही knows or had reason to believe the endorsement to be forged when the acceptance of the bill। अगर उसको ये बात पता थी कि भाई ये ए से जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है आगे जो है ये एंडोर्समेंट कैसी है, फोर्स एंडोर्समेंट हो रही है, इसको ये बात पता थी और इसने फिर भी इसको एक्सेप्ट कर रखा था, तो यहाँ पे फिर बी जो है लाइबल रहेगा। लेकिन अगर बी को ये बी जो है इसको एक्सेप्ट करता है गुड फेथ के अंदर, भाई उसको नहीं पता था, तो फिर वो लाइबल नहीं रहेगा। अगर उसको पता है तो भाई तेरे को पता है फिर भी तू एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब तू लाइबल है। अगर नहीं पता, अगर वो गुड फेथ के अंदर कर रहा है तो फिर लाइबल नहीं होगा। सेक्शन 42 बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन फिक्शियस नेम, मतलब कि अगर एक बिल जो है फिक्शियस नेम के ऊपर ड्रॉ किया गया, मतलब कि जो नाम एग्जिस्ट नहीं करता, गलत नाम के ऊपर, भाई मेरा नाम, जैसे मेरा नाम कुशांक है और मैं किसी और के नाम पे बिल ड्रॉ कर देता हूँ, तो वो क्या है, फिक्शियस नेम है। जैसे मैंने राम के नाम पे यहाँ पे साइन कर दिए, ये क्या है, फिक्शियस नेम है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि अगर ऐसे बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या होगा। एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन, एन एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज को, ड्रॉन इन फिक्शियस नेम, जो कि एक फिक्शियस नेम के ऊपर ड्रॉ हुआ है, एंड पेबल टू द ड्रॉर्स ऑर्डर, और वो ड्रॉर के ऑर्डर के ऊपर पेबल है, इज नॉट बाय द रीजन दैट सच नेम इज फिक्शियस रिलीव्ड फ्रॉम लायबिलिटी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब मान लीजिए ए ने ये बिल ड्रॉ किया, बी ने इसको एक्सेप्ट किया, और ए ने क्या किया था, इसके ऊपर ना एक्स का नाम गलत साइन कर दिया था, ठीक है, या एक्स का नाम लिख दिया था, बी ने इसको एक्सेप्ट कर रखा था। अब यहाँ पे ये आगे किसी को जो ए है आगे किसी को क्या करता है, एंडोर्स कर देता है। मान लीजिए जेड को एंडोर्स कर देता है। यहाँ पे क्या हुआ, ए ने एक बिल ड्रॉ किया, उसके ऊपर साइन किए एक्स के, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, ए ने आगे उसको एंडोर्स कर दिया जेड को। अब देखिए क्या होता है, आगे क्या बोलता है, ड्यू कोर्स क्लेमिंग अंडर द एंडोर्समेंट बाय द सेम हैंड ऑफ द ड्रॉर सिग्नेचर एंड परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द ड्रॉर। अब यहाँ पे जब इसने एंडोर्समेंट की, जैसे ए ने जब एक्स के नाम पे साइन किया और बी ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर ए ने जब आगे इसको जेड को एंडोर्स किया, और जब इसने एंडोर्स किया ना तो साइन जो है तब भी उसने क्या किया, एक्स के ही साइन किए एंडोर्स करते वक्त। तो अगर ऐसी चीज होती है तो यहाँ पे जो बी ने एक्सेप्टेंस दी थी उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और बी अभी भी लाइबल होगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज की लायबिलिटी के लिए। यही बात यहाँ पे बोली गई है। सो हमने यहाँ तक सेक्शन 42 तक खत्म कर लिया, सेक्शन 37 से लेके, और इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सेक्शन 36 तक देख लिए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को खत्म करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर। सो देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।